हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के मेंस के एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ऑलरेडी आपको पता है कि अथॉरिटीज़ ने मेंस का एग्ज़ाम जो है रिटन फॉर्म में जो होता है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। 13 और 14 अगस्त को 2021 में ये मेंस का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपकी अब जो गिनती के हमारे पास दिन बचे हैं, हम बोलें कि अराउंड 40 डेज हमारे पास जो हैं, उनमें अब आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, इसके बारे में मेरा फोकस यहाँ पर रहेगा। देखिए, आपको वैसे तो सभी ने जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका भी रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मेंस लिख रहे हैं, उन्होंने डेफिनेटली एक बार स्ट्रक्चर तो देख ही लिया होगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें 4 पेपर्स होंगे आपके जो मेंस एग्जाम होंगे, जिसमें सारे का सारा सिलेबस जो है कवर होगा। और सिलेबस कौन सा होगा? जो हमने मेनली प्रीलिम्स में पढ़ा है, लीगल सिलेबस और सारा लॉ का सिलेबस जो है 100% वही है जो प्रीलिम्स में आ चुके हैं, आपके एक्ट्स जितने भी आए हैं। प्लस यहाँ पर जो आपकी टेस्ट होगी, बेसिक राइटिंग इंग्लिश और हिंदी की भी टेस्ट होगी। अब बहुत बार स्टूडेंट्स क्या है, एक छोटी सी गलती कर देते हैं प्रिपरेशन में मेंस में। वो क्या करते हैं, ज़्यादा लॉ के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। वो लॉ के ऊपर स्ट्रेस देना है, नो डाउट, बट आपको इंग्लिश और हिंदी के ऊपर लॉ के सब्जेक्ट से ज़्यादा स्ट्रेस देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, लॉ के जो सब्जेक्ट्स थे वो आप अच्छे से पढ़ चुके हो। प्रीलिम्स आपका तभी निकला है जब आपने लीगल जो है एक एक्सपर्टाइज जो है एक लेवल तक वो जो हासिल कर ली थी, तभी आपका जो है प्रीलिम्स निकला है, क्लियर हुआ है। अब जिस वे में आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई की थी, वही पढ़ाई, लगभग उतनी ही पढ़ाई, बस आपको रिवाइज करना है लीगल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। बट इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज़्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। जनरली हमें ये परसेप्शन रहता है कि नहीं, मेरा तो इंग्लिश वाला जो पार्ट है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मैंने स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में भी, कि मेरी तो मदर टंग हिंदी है और हिंदी तो मुझे बहुत अच्छे से आती है। जब आप एग्ज़ाम लिखोगे तब आपको पता लगेगा कि नंबर नहीं देते हैं लैंग्वेजेस में बहुत बार। तो आपको बहुत ध्यान से इंग्लिश और हिंदी के लिए पढ़ाई करनी है, राइटिंग स्किल्स अपने इंप्रूव करने हैं, लिख लिख कर देखना है। हिंदी के, अगर आपको हिंदी नहीं पढ़ रहे हो रेगुलर, तो हिंदी के अखबार पढ़ना शुरू करो, हिंदी से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखना शुरू करो। इसीलिए अगर आप इंग्लिश में इतने कॉम्पिटेंट नहीं हो तो इंग्लिश के अखबार पढ़िए बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे, और उसके बाद एसेज की फॉर्म में, लीगल इश्यूज़ की फॉर्म में उसको लिखना शुरू कीजिए। लीगल सब्जेक्ट जो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में जितना आपने पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है, बस उसको रिवाइज करते जाइए। और साथ ही साथ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। टेक्निकल जो हमारे जो होते हैं ना कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि इस सेक्शन में 40 सेक्शन में क्या है, 41 सेक्शन में क्या है, उसके ऊपर अब प्रीलिम्स हो चुका है, उसके ऊपर थोड़ा सा अब आप रिलैक्स कर सकते हो। पहला पेपर जो होगा वो होगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, सीपीसी होगा, टीपीए है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है। सभी के सभी जो है इसमें वीडियोस जो है प्रिसाइज वे में, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो है हमारे ऑलरेडी ऐप पर अपलोड हो चुके हैं। प्रीलिम्स जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको तो पता ही है, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जिन्होंने हमारे इसको कोर्स को, उनके लिए मैं बता दूं, बहुत ही कंसाइज वे में हमने सारे बेयर एक्ट्स के थ्रू ये जो आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे हमने अपलोड कर दिए हैं। सेकंड पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ये है सोशल इशू। यहाँ पर आपको आएंगे हिंदी या इंग्लिश में लिखना, लीगल इशू आएगा आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखना, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश और ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी। अगेन ये सारे का सारा जो पेपर है लैंग्वेज बेस्ड है। अब सोशल इशू है, ठीक है, मान लो डाउरी के ऊपर है, डाउरी के ऊपर आपको लीगल एस्पेक्ट तो पता है कि हाँ, डाउरी हरासमेंट के कौन से लॉज है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 498 आईपीसी में है, 125 सीआरपीसी में, हाँ, मेंटेनेंस का प्रोविजन, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। बट सोशल इशू क्या है कि डाउरी कब स्टार्ट हुई, थोड़ा सा उसका एस्पेक्ट आप दे सकते हो, ठीक है, कैसे कैसे वो फ्लरिश की और कैसे अब जो है अवेयरनेस आने के कारण लोगों में, यंगस्टर्स में, प्लस लीगल जो प्रोविजंस हैं उनको और स्ट्रिंजेंट बनाने के कारण ये चीज़ें जो है कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है या कैसे कम हो सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये बता सकते हो कि ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है, सोशल इशू भी है, ठीक है। बहुत सारे आप रिसेंट एग्जांपल, जैसे अभी आपने सुना होगा केरला में भी अभी एक मेडिकल जो थी, वहाँ पर लेडी थी, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थी, उनकी अभी डेथ हुई है, डाउरी के केस में ही वहाँ पर डाउरी डेथ का केस रजिस्टर हुआ है। तो इसी तरह के केसेस जो हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ लीगल इशूज़, ट्विटर के ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है, और लव जिहाद के कानून जो है मान लो एमपी में भी हुए हैं, यूपी में भी हुए हैं, इस तरह के लीगल इश्यूज़ भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं, बट आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा डेली आप कम से कम या तो हिंदी का एक या इंग्लिश का एक एस्से या एक आर्टिकल ज़रूर लिखें और उसको खुद से इवैल्यूएट करें। देखिए, अब 40 डेज़ में आप ये नहीं बोल सकते कि आप अपने
बहुत ज़्यादा आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हो नो डाउट, बट आपको खुद ही सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी होगी। आप लिखिए इसमें और उसके बाद इवैल्यूएट कीजिए कि कैसा है ये। डिसहार्टन नहीं होना, अगर अच्छा भी नहीं होता, बट डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा भी अगर आप इंप्रूव करोगे तो आफ्टर 40 डेज जब आप एग्जाम लिखोगे तो आप डेफिनेटली नंबर्स की फॉर्म में अगर हम बात करें तो 20 से 25% नंबर ज़्यादा ले सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड पेपर की बात की। थर्ड पेपर में अगेन लीगल जो आपके एक्ट्स हैं वो आएंगे। अकोमोडेशन एक्ट हो गया, लैंड रेवेन्यू कोड, एविडेंस एक्ट, पिनल कोड, CRPC, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो ये सारे के सारे जो है हमारे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुके हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के लिए आपको मैं बता दूं सिर्फ एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दैट इज लास्ट चैप्टर। उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसी के ऊपर जो है मेनली क्वेश्चन आएगा आपको प्रोपोजिशन के बेस पे। सेक्शन 138 इज द ओनली इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है, खासकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के। अगर हम जनरल जो क्वेश्चंस पास्ट ईयर के भी देखें या जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सेक्शन के बेस पे या जो ये लास्ट चैप्टर है इसी के बेस पे ही जितनी भी लिटिगेशन है वो चल रही है इस टाइम हमारे कोर्ट्स में। तो जुडिशियल ऑफिसर को भी इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और एडवोकेट को भी, और जैसे आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो आपके लिए भी। तो ये ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर है, आप जाकर यहाँ पर देख सकते हो इन्हें। फोर्थ पेपर ये जो है एक थोड़ा सा अलग है, कई स्टेट्स में है कई स्टेट्स में नहीं है। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट है, एक जुडिशियल ऑफिसर की यहाँ से कॉम्पिटेंसी का पता लगता है कि वो कितना बारीकी से केस को समझ रहा है, कितनी उसको अच्छे से लीगल नॉलेज है, लीगल एस्पेक्ट की नॉलेज है, और कैसे वो चीज़ों को हैंडल कर रहा है, कैसे वो रीजनिंग दे रहा है। जैसे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ है, ठीक है, ये सिविल केसेस में आता है जब आपको पता है कि हाँ प्लेंटिफ ने पिटीशन फाइल कर दी, रिस्पोंडेंट ने रिप्लाई कर दिया, उसके बाद जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज आते हैं वो फिर इश्यूज उसके फ्रेम होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कैसे इशू फ्रेम होते हैं, क्या इश्यूज हैं, कौन से प्रोविजन में, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे आप प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो वहाँ पर एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इश्यूज कैसे फ्रेम करने हैं सिविल केसेस में, इसकी बात की हुई है। उसके बाद जैसे इश्यूज होते हैं सिविल केसेस में, ऐसे चार्जेस होते हैं, ये होते हैं क्रिमिनल केस में। FIR लॉन्च होगी, एक्यूज को पेश कर दिया गया, चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद अगर वो बोलता है कि हाँ चार्जशीट फाइल होने के बाद क्या होगा, फिर चार्जेस फ्रेम होंगे। चार्जेस को वो क्या बोलता है, उसके बाद फिर प्लीड करता है, गिल्टी प्लीड करता है या नॉट गिल्टी प्लीड करता है, फिर ट्रायल स्टार्ट होता है। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्राइमा फेसाई चार्जेस फ्रेम होने के बाद एक्यूज्ड को पता लग जाता है कि किन प्रोविजंस में उसको सजा हो सकती है या फिर उसके अगेंस्ट ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए अगेन सेपरेट वीडियो है हमारा, आप उसको देखिए। एक सेट फॉर्मेट है, इश्यूज़ को फ्रेम कैसे करना है, चार्जेस को कैसे फ्रेम करना है, क्या उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। इस वीडियो के एंड में भी मैं एक छोटा सा आपको प्रोपोजिशन के वे में पास्ट ईयर से उठाया है मैंने, MP के मेन से एक छोटी सी एक प्रोपोजिशन है जहां पर फ्रेमिंग कैसे करते हैं चार्जेस की, उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट, जजमेंट या ऑर्डर राइटिंग सिविल और उसी तरह क्रिमिनल केस में कैसे होगी। ये अब एक जुडिशियल ऑफिसर को पता होना चाहिए कि जजमेंट कैसे लिखी जाती है। अगर जजमेंट ही नहीं लिख पाएगा वो तो किस काम का जज है, या ऑर्डर ही नहीं प्रॉपर वे में लिख पाएगा तो कैसा वो हम बोलेंगे कि कितना ही उसकी कॉम्पिटेंसी है उस जुडिशियल ऑफिसर की। तो जजमेंट में कैसे आपको स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कहाँ पे आपको एविडेंस को अप्रिशिएट करना है, कहाँ पर आपको रीजनिंग मेंशन करनी है, वो सब चीज़ें हमने सेपरेट सिविल केस के लिए और सेपरेट क्रिमिनल केस के लिए भी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे कोर्स तो आप हमारा बाय भी कर सकते हो। बहुत ही रीजनेबल फी पे हमारे ये आपकी सब्सक्रिप्शन रखी हुई है। तो जजमेंट, सिविल केस और क्रिमिनल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। ये ऐसे सेट फॉर्मेट है कि आना ही आना है क्वेश्चन। पिछले जो हमने पेपर 1 एंड पेपर 3 देखा उसमें आपको नहीं पता कौन से एक्ट से क्वेश्चन आ जाए, कौन से ना आए, बट इनमें तो चारों इश्यूज आने ही आने हैं। आपको चारों स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, प्रोपोजिशन जैसी भी आ जाए आप इजी वे में हैंडल कर सकते हो। मैंने उसमें अपने वीडियोस में एग्जांपल देके इसको बताया हुआ है। अब एक लास्ट में जस्ट जाते जाते एक मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कैसे होती है जजमेंट राइटिंग का, जो हमारा पेपर 4 है मेंस एग्जाम में, उसके बारे में। अब एक क्रिमिनल केस की एक प्रोपोजिशन है, प्रोसिक्यूशन का केस क्या है, एलिगेशंस क्या है। प्रोसिक्यूशन का केस मतलब एलिगेशन जो होते हैं एक्यूज्ड के अगेंस्ट। प्रोसिक्यूशन ने बोला एक पर्सन था A, वो एक रेजिडेंशियल ब्लॉक में रहता था BHEL की कॉलोनी में भोपाल में। 1 मई 2017 को वो डिनर करने के बाद रात को तकरीबन 10 बजे A ने अपने घर को लॉक लगाया और वो एक शादी को अटेंड करने के लिए, जो कि एक एडजेसेंट कॉलोनी में थी, वहाँ पर चला गया। मैरिज सेरेमनी के बाद ये A जब अपने घर में वापस आया तकरीबन 3 बजे सुबह, उसने देखा कि उसके घर का जो ताला था वो टूटा हुआ था और उसकी एक नई हीरो बाईसाइकिल थी जिसका फ्रेम नंबर था ये
वो उसके घर से गायब है। ए जो है पुलिस स्टेशन गया और उसने एफआईआर लॉन्च करवा दी। ठीक है, तो एफआईआर लॉन्च करवा दी कि हाँ अब आपको इसमें देखना है कि क्या ऑफेंस हुआ है। ठीक है, अब आप एक जुडिशियल ऑफिसर तो अभी तक नहीं बने, बट आपको जुडिशियल ऑफिसर की तरह सोचना शुरू करना है यहाँ पर। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली समझ आ गई होंगी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और कैसे अब आगे प्रोसीड करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या हुआ, एफआईआर लॉन्च होगी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। सब इंस्पेक्टर बी थे वहाँ पर, उनको पता लगा कि एक सी है पर्सन, उसने वहाँ पर उस दिन देखा क्या हुआ है क्या नहीं। तो सी ने क्या बताया कि जो डेट ऑफ इंसिडेंट था मिडनाइट को, जो डी था एक पर्सन, वो वहाँ पर ए के घर के आसपास देखा गया था। पुलिस ने, सब इंस्पेक्टर बी ने सी के इस जो भी है इंफॉर्मेशन पर डी को कस्टडी में ले लिया, उससे एक मेमोरेंडम लिया। उसने, डी ने एक स्टेटमेंट दी वहाँ पर, मेमोरेंडम, इसको डिस्क्लोजर भी बोल देते हैं। और डी ने बोला कि जो बाईसाइकिल है वो उसकी पोजेशन में है और उसने अपने रूम में रखी हुई है। बी ने वो मेमोरेंडम प्रिपेयर किया, साइन करवाए डी के, और विटनेसेस जो थे वहाँ पर ई एंड एफ, उसके साइन करवाए। इस इंफॉर्मेशन के चलते जो डी था उसने हीरो बाईसाइकिल वही फ्रेम नंबर के साथ रिकवर कर ली डी के रूम से, और वहाँ पर ई और एफ विटनेस भी थे। सीजर मेमो वहाँ पर प्रिपेयर किया गया। सीजर मेमो मतलब वहाँ पर बताया जाएगा कि हाँ ये हम वहाँ पर गए थे और ये हमने सीज किया, और वो गवाहों के साइन होते हैं, मतलब प्रॉपर सारा फॉर्मल चलता है वहाँ पर सिस्टम जो भी इन्वेस्टिगेशन में चलता है। बाईसाइकिल वॉज सेंट टू एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट टू गेट द सेम आइडेंटिफाइड। तो डी और बाईसाइकिल दोनों को वहाँ पर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के पास सामने पेश कर दिया कि अब वहाँ पर जो भी है बाईसाइकिल को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड वॉज कंडक्टेड एंड ए आइडेंटिफाइड द बाईसाइकिल उसकी है। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन परेड हो गई, बाईसाइकिल भी आइडेंटिफाई हो गई, तो ये केस जो है अब प्रॉपर यहाँ पर चार्जशीट फाइल हो गई। अब यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर के पास केस आ गया, चार्जशीट फाइल होगी, तो उसने अब चार्जेस फ्रेम करने हैं। अब आपको देखना है कि ऑफेंसेस क्या क्या हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑफेंस हुआ है 457 आईपीसी में, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। 380 आईपीसी में थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। दो ही चीज़ें हुई, वो रात को इलीगल तौर पे उसके घर पे गया, रुका, उसका इंटेंशन था कि वो कुछ चुराएगा और उसने एक्चुअली में चुराया भी क्या, उसकी साइकिल। तो दो ऑफेंसेस हो गए। अब चार्जशीट कैसे होगी, चार्जशीट का एक सेट फॉर्मेट है, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसी फॉर्मेट में आपको हमेशा चार्जशीट जो है बनानी है। तो आए जो जुडिशियल ऑफिसर होगा वो अपना नाम लिखेगा, उसकी डेजिग्नेशन होगी, जैसे मान लो आपका नाम है XYZ, JMIC जुडिशियल ऑफिसर फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो भी है। हेयर बाय चार्ज एक्यूज्ड ए इज द एक्यूज्ड एज फॉलोज। ठीक है, मैं इस तरह से अब आपको चार्ज कर रहा हूं। फर्स्टली, दैट ऑन 1st of May 2007 at BHEL Colony, Bhopal, you had committed the offence of house breaking after sunset and before sunrise by entering into the house of which is used as human dwelling for the purpose of stealing Hero bicycle frame number so and so। ठीक है, तो उसने बता दिया कि आप हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस किया है, आप आफ्टर सनसेट गए, बिफोर सनराइज गए, इलीगल तौर पे वहां एंटर किया, और आपने वहां पर पर्पस क्या था आपका कि हीरो बाइसाइकिल जो है चुरानी है आपको। ठीक है, तो यहां पर वो बता रहा है कि हाँ आपने ऑफेंस जो है ये कमिट किया है अंडर सेक्शन 457 आईपीसी एंड दिस इज विद इन माई कॉग्निजेंस। तो ये सारे जो है कीवर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखना है। अब कोई और प्रोपोजिशन अगर आपको आएगी तो वहां पर ऑफेंस हो सकता है कुछ और हो। ठीक है, मान लो वो 323 का ऑफेंस हो कि हाँ आपने हर्ट किया है, तो वो 323 आ जाएगा, बट उसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से आपको मेंशन करने होंगे, डेट, टाइम, प्लेस, कब कहाँ क्या हुआ है, बेसिक, और आपको बताना होगा कि हाँ ये वाला ऑफेंस जो है मेरे अंडर में है, मैं इसको डील कर सकता हूँ, मैं इसका ट्रायल कंडक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर उसके उसमें नहीं होगा जुरिसडिक्शन में तो वो नहीं कर सकता उसको चार्ज, तो उसको बताना होगा कि येस दिस इज विद इन माई कॉग्निजेंस। सेकेंडली, that on 1st of May 2007 you had stolen Hero bicycle, thus committed an offense of theft in a building belonging to A which is used as human dwelling and thereby committed an offense of theft punishable under 380 IPC and it is within my cognizance। यहाँ पर by नहीं आएगा, my, sorry for the mistake। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। एंड लास्ट में ये स्टैंडर्ड लाइन है, I hereby direct you to be tried on the aforesaid charges। चार्जशीट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर ऑफेंस के ऊपर ही उसको सजा हो सकती है, बाद में ऑल्टर करने की, चार्ज को कोई ख़त्म करने की, मान लो कोई रिमूव करने की, ऐड करने की सारी पावर्स है। आपने CRPC पढ़ रखा है इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा। लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट चार्जशीट हैज़ बीन रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड इन हिंदी लैंग्वेज। क्योंकि कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है, वो एक्यूज्ड को समझाना ज़रूरी है कि आपके अगेंस्ट क्या हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि हाँ। उसके बाद
जो जुडिशियल ऑफिसर है उसके सिग्नेचर हो गए, यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो उसकी डेजिग्नेशन है उससे रिलेटेड सील, यहाँ पर कौन सी जगह पर है कोर्ट, क्या डेट है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है चार्जशीट कैसे फाइल की जाएगी या चार्जशीट कैसे फ्रेम की बनाई जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रेटेजी का पार्ट जो है कंप्लीट होता है। नाउ व्हाट वी आर ऑफरिंग कंप्लीट प्रेपरेशन आपकी जो भी है। अब आपने जैसे एमपी के लिए जो ऑलरेडी हमारे पास एनरोल्ड है उनको तो पता है प्रीलिम्स का भी आपका हुआ है और मेंस का भी होगा और आगे इंटरव्यू के लिए भी। बट जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, आपके साथ हम बात कर रहे हैं कि बाकी स्टेट्स के लिए भी हमने पूरे का पूरा कोर्स डेवलप किया हुआ है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ है हमारे पास हर टॉपिक के लिए, ठीक है। जो भी आपका एग्जाम होगा, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, उसमें विद इन हमने बता रखा है कि कैसे क्रिमिनल केस को आप, अगर कोई आता है क्रिमिनल जो पेपर है आपका, उसको कैसे डील करना है, और सिविल पेपर में क्वेश्चंस आएंगे उसको कैसे डील करना है। क्योंकि यहाँ पर मेंस के एग्जाम में एक खास बात क्या होता है, आपका आंसर सिर्फ करेक्ट नहीं होना चाहिए, जो पूछा है प्रॉपर वो चीज़ आंसर भी होनी चाहिए। बहुत बार स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ज्ञान बहुत है, बहुत सारी चीज़ें वो लिख सकते हैं और लिखते भी है, तो उससे क्या होता है कि या तो कोई क्वेश्चन छूट जाता है या फिर क्वेश्चन को प्रॉपर वो जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने आंसर के थ्रू, ठीक है। तो जो भी आप लिखो वो करेक्ट हो, प्रिसाइज वे में हो और टू द पॉइंट हो, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। इन केस एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं, हम अकॉर्डिंगली आपको जो भी प्रॉपर उसका सॉल्यूशन होगा वो देंगे। थैंक यू वेरी मच।